26 जनवरी 2001 सुबह के 5 बजे हजारों लोग मुंबई की सड़कों पर उतर आए। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ये लोग बैरिकेड्स हटाकर और दीवार फांदकर एक खास इमारत में घुसना चाहते थे। ये खास इमारत थी इंडिया की सबसे पसंदीदा शॉपिंग डेस्टिनेशन, बिग बाजार। उस दिन बिग बाजार में सबसे सस्ते दिन नाम का एक मेगा ऑफर चल रहा था और किशोर बियानी के बिग बाजार ने सिर्फ इस एक दिन में 30 तोड़ रुपए कमाए। लेकिन अगले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिग बाजार का हर एक स्टोर बंद हो गया? आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1981 में। किशोर बिजानी अपने कॉलेज के आखिरी साल में थे और उनके पिता चाहते थे कि वो उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन टोएं। लेकिन वो अपने आप को फैमिली बिजनेस तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा तोड़ना चाहते थे। उसी दौरान किशोर बिजानी ने देखा कि उनका एक कॉलेज का दोस्त बहुत ही अलग तरह के फाइबर से बनी हुई फैशनेबल ट्राउजर्स पहने हुए है। वो स्टोन वॉश फैब्रिक था और उन्हें उसमें बहुत संभावनाएं दिखाई गई। उन्होंने तुरंत जुपिटर मिल से 200 मीटर स्टोन वॉश फैब्रिक खरीदा और शहर के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेचना शुरू कर गए। अगले 6 महीनों में उन्होंने लाखों का व्यापार कर लिया था और यहीं से उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत फ्रॉम 1985 तक किशोर बियानी न सिर्फ अपने ब्रांड का कपड़ा बेच रहे थे, बल्कि उन्होंने रेडीमेड पतलून बेचने के लिए अपनी खुद की दुकान भी खोल ली थी और उसका नाम रखा पतलून। 2 साल बाद उन्होंने 7 लाख रुपए निवेश टोके एक मेंसवेयर कंपनी शुरू की, जिसमें उन्होंने खुद पतलून बनाना शुरू किया और अपने इस नए पतलून ब्रांड का नाम पैंटालून रखा। पैंटालून नाम के पीछे उनका आइडिया पतलून शब्द को ट्रेंडी और मॉडर्न बनाना था। इस तरह पतलून से पैंटालून बना और आगे चलकर कंपनी का नाम भी बदलकर पैंटालून रिटेल कर दिया गया। पैंटालून के पतलून का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक था, जैसे उनके एक पतलून में जिप के ऊपर 3 बटन थे और पतलून काफी ऊंचे थे। ऐसे मॉडर्न डिजाइन की वजह से पैंटालून के पतलून काफी पॉपुलर हुए। 1994 तक पैंटालून ने पूरे भारत में 72 फ्रेंचाइजी स्टोर खोल लिए थे और पतलून के अलावा उन्होंने शर्ट, जीन्स, टाई और मोजे जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए थे। इस दौरान किशोर बियानी ने नोटिस किया कि भारत में लार्ज फॉर्मेट रिटेलिंग का ट्रेंड बिराज रहा था। दरअसल शॉपर्स स्टॉप जैसे बड़े रिटेल स्टोर खुल रहे थे, जो साइज, वैरायटी और क्वांटिटी में नॉर्मल शोरूम से कई गुना बड़े होते थे। तो उन्होंने भी कोलकाता में पैंटालून का पहला लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर खोला। यह स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट का था और उस समय कोलकाता का सबसे बड़ा स्टोर था। वह स्टोर में विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए, जिसमें कस्टमर कम्युनिकेशन कलर्स, साइंस, लाइटिंग और स्टोर के लुक एंड फील से होता है और आखिरकार एक सुखद शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। साथ ही मेंस वेयर के साथ साथ इस स्टोर में वीमेंस और किड्स वेयर भी लॉन्च किया गया। सभी को लगता था कि गारमेंट्स के लिए इतना बड़ा स्टोर खोलना बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पहले ही दिन इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सबकी राय गेहलत साबित हो गई। यह बिगिनिंग की सफलता देखकर 1999 तक पैंटालून के 13 मेगा स्टोर हो चुके थे और अब किशोर बियानी भारत के फैशन रिटेल टाइकून बन चुके थे। लेकिन उन्हें अभी और आगे जाना था। उन्होंने स्टोर को गहराई से स्टडी किया और उससे इंस्पिरेशन ली और अपना खुद का हाइपरमार्केट शुरू होने का फैसला किया और यही हाइपरमार्केट बाद में बिग बाजार बना। एक सक्सेसफुल हाइपरमार्केट स्थापित होने से पहले किशोर बियानी ने भारत के लोकल मार्केट्स को डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने देखा कि आम भारतीय कस्टमर की साइकोलॉजी ये थी कि जो दुकानें मॉडर्न और हाई-फाई दिखती हैं वो महंगी होती हैं, जिसके कारण आम ग्राहक को लोकल मार्केट्स में शॉपिंग करने में आसानी होती थी, जहां दुकानें और दुकानदार दोनों ही बहुत सिंपल होते थे। इसलिए किशोर बियानी ने अपने हाइपरमार्केट का नाम बिग बाजार रखा, ताकि लोग बाजार शब्द से तुरंत कनेक्ट कर को भी बामी। उन्होंने बिग बाजार स्टोर को इस तरह से डिजाइन किया कि वो एक ही बिल्डिंग में कई दुकानों के मेल की तरह दिखे, बिल्कुल एक बाजार की तरह। उनका यह भी मानना था
कि एक ऑफिसमैन को कभी भी कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसे ऑफिसमैन को हायर किया जिनसे एक आम आदमी आसानी से अप्रोच कर सके, और इन ऑफिसमैन की यूनिफॉर्म भी बहुत सिंपल रखी गई। उदाहरण के लिए बिग बाजार के ऑफिसमैन ने कभी टाई नहीं पहनी। अंत में बिग बाजार का मेन आइडिया यही था कि कस्टमर को यहां सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिग बाजार के पहले 3 स्टोर कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद में 2001 में खुले। पैंटालून्स की तरह ये स्टोर्स भी बहुत कामयाब हुए। इतने कामयाब हुए कि अगले कुछ सालों में पूरे भारत में 100 बिग बाजार स्टोर खुल गए। लेकिन किशोर बियानी कुछ और भी बड़ा तोड़ना चाहते थे। उन्होंने रिसर्च में देखा कि एक आम ग्राहक एक शॉपिंग मॉल में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दुकानों तक ही जाता है। उसके बाद थकान की वजह से वह किसी और दुकान में नहीं जाना चाहता। इसलिए किशोर बियानी ने एक ऐसे मॉल का सोचा जिसमें दुकानों के बीच दीवारें ना हों। इस कॉन्सेप्ट में ग्राहक को एक ही बार में कई सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स देखने को मिलेंगे और उसे बार बार स्टोर के अंदर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किशोर चाहते थे कि ये मॉल एक डेस्टिनेशन मॉल बने, मतलब ऐसा मॉल जो कि सिर्फ रोज के सामान की खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि खुद में ही सिटी का एक अट्रैक्शन बने और विजिटर्स को फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और स्पेशल अट्रैक्शंस दे। उन्होंने अपने इस न्यू मॉल कॉन्सेप्ट को नाम दिया सेंट्रल, और 2004 में पहला सेंट्रल मॉल बैंगलोर में 1,20,000 स्क्वायर फीट में ओपन हुआ। इस मॉल में 300 से भी ज्यादा ब्रांड्स के कपड़े, फुटवेयर, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग, म्यूजिक और बुक्स थे। साथ ही यहां कॉफी शॉप्स, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स भी थे। लोग यहां मूवीज, कॉन्सर्ट्स और ट्रैवलिंग के लिए भी टिकट्स बुक टोब सकते थे। सेंट्रल मॉल जल्द ही बैंगलोर का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गया, और ये देखते हुए सेंट्रल काफी तेजी से हैदराबाद, पुणे और कोलकाता जैसे कई सिटीज में एक्सपैंड होने लगा, जैसे कई दहे। 2006 में किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप नाम की एक अम्ब्रेला कंपनी शुरू की ताकि वो अपनी सारी कंपनीज को अच्छे से मैनेज कर पाएं। पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बिजनेसेस के साथ और हजारों तोड़ के रेवेन्यू के साथ फ्यूचर ग्रुप इंडियन कॉर्पोरेट स्पेस में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी, और किशोर बियानी इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड जार बन गए थे। लेकिन अब उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा और लंबा डाउनफॉल शुरू होने वाला था। किशोर बियानी ने कहा था कि वो हर उस बिजनेस में उतरेंगे जहां बिजनेस और कस्टमर के बीच डायरेक्ट डीलिंग होती है, और उनकी यही सोच उनके डाउनफॉल का कारण मेड। 2005 में उन्होंने एक के बाद एक 3 अपैरल ब्रांड्स खरीदे। साथ ही उन्होंने अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफाई होना शुरू कर दिया। जैसे 2005 में ही उन्होंने ऑल यानी अ लिटिल लार्जर शुरू किया। यह ब्रांड प्लस साइज कपड़े बेचता था। फिर उन्होंने बिग बाजार के अंदर सोना बेचने के लिए गोल्ड बाजार शुरू किया। घर बनाने और रिनोवेट होने के लिए उन्होंने होम टाउन ब्रांड शुरू किया। 2006 में उन्होंने किताबें बेचने के लिए डिपो शुरू किया। यहां तक कि उन्होंने चाय और समोसे बेचने के लिए चामोसा नाम की नाम के कियोस्क्स भी शुरू किए। मतलब चाय के बिजनेस से लेकर पूरा घर बनाने के बिजनेस तक किशोर बियानी हर जगह मौजूद थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 2007 में उन्होंने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स शुरू किया और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे वेल्थ मैनेजमेंट और रियल एस्टेट ब्रोकिंग में एंटर किया। इसके साथ ही उन्होंने फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी शुरू तो के लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी कदम रखा। बाहर से देखने में ऐसा लगता था कि फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा और सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उन्होंने इतना तेज एक्सपेंशन अपने पैसों से नहीं किया था। इस एक्सपेंशन के लिए उन्होंने हजारों तोड़ का टोजा लिया हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि वो स्ट्रॉन्ग सेल्स के दम पर इस टोजे को मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया।
कस्टमर का खर्च कम हो गया और फ्यूचर ग्रुप की ओएफएल बहुत ज्यादा कम हो गई। बस अपने बिजनेस को चलाने के लिए किशोर बियानी को और लोन लेना पड़ा। 2012 तक उन पर लगभग 12,000 टोडका टोज हो गया था और इस पर इंटरेस्ट देना भी मुश्किल होता जा रहा था। तो किशोर बियानी को 1600 टोड में पैंटालून्स बेचना पड़ा, बहुत ही दुखी मन ऑफ। इसके साथ ही फ्यूचर कैपिटल भी 4250 टोड में बेच दिया गया। किशोर बियानी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने किसी एक बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बनाया और ना ही क्राइसिस से निपटने के लिए पैसे बचे। तो उन्हें अपना वो बिजनेस बेचना पड़ा जो उनके दिल के सबसे ट्वीब था। अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए किशोर बियानी ने सोचा कि पैंटालून्स और फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स को बेचकर जो पैसा मिला है उससे उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर कहानी में दो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स आते हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट। पिछले कुछ सालों में इन दोनों ने टोडो कस्टमर्स को ऑफलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग पर शिफ्ट कर दिया है। इनसे कंपीट तोड़ने के लिए किशोर बियानी ने अपना खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट भी शुरू किया, बिग बाजार डायरेक्ट। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Amazon और फ्लिपकार्ट मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर चुके थे और अब उनसे कंपीट तोड़ना नामुमकिन था। इसके साथ ही बिग बाजार डायरेक्ट में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे, कस्टमर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स थे और इन्वेंट्री इश्यूज भी थे। इन सब वजहों से बिग बाजार डायरेक्ट एक बहुत बड़ी असफलता साबित हुआ और फ्यूचर ग्रुप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन शायद किशोर बियानी की सबसे बड़ी गलती भारत के किराना दुकानदारों से मुकाबला तोड़ना था। 2015 में उन्होंने इजी डे नाम की एक छोटे किराना स्टोर चेन को खरीदा। उस समय इजी डे के 190 स्टोर थे और किशोर 2022 तक 10,000 स्टोर खोलकर भारतीय किराना दुकानों की जगह लेना चाहते थे। 2018 तक 1,000 स्टोर पहले ही खोले जा चुके थे। किराना स्टोर को मात देने के लिए किशोर बियानी ने इजी डे क्लब नाम से एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया, जिसमें सालाना 1,000 रुपए देकर ग्राहक को इजी डे से पूरे साल हर खरीदारी पर 10% की छूट मिलती थी। लेकिन उनका यह मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। भारतीय ग्राहक भविष्य में मिलने वाले डिस्काउंट के लिए पहले से पैसे नहीं देना चाहते थे। साथ ही लोकल किराना स्टोर बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस के 10 से 15% तक का डिस्काउंट देते थे। दूसरा, किराना दुकानदार हमेशा स्थानीय लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं। वे मुफ्त होम डिलीवरी देते हैं और उधार पर भी सामान देते हैं। लेकिन इजी डे इन सब बातों से मेल नहीं खा पा रहा था। अंत में जहां स्टाफ, किराया, टेक्नोलॉजी आदि पर किराना स्टोर का खर्च न के बराबर था, वहीं इजी डे को इन सब पर काफी खर्च तोड़ना पड़ता था। इसलिए अंततः इजी डे को भारी नुकसान होने लगा और 2020 तक आते आते कई स्टोर बंद हो गए। लेकिन फ्यूचर ग्रुप की गलतियां यहीं खत्म नहीं फ्रॉमम। किशोर बियानी ने देखा कि दूसरे ब्रांड्स उनके बिग बाजार और बाकी स्टोर्स में अपना सामान बेच के करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर वो खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचेंगे, जो चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, तो उनको बहुत फायदा होगा। तो उन्होंने हर तरह का अपना ब्रांड का सामान निकाला, जैसे स्नैक्स, होम केयर, पर्सनल केयर और स्टेपल्स। उनका प्लान था कि 2022 तक इन ब्रांड से 20,000 टूर कमाएंगे। लेकिन उनके लगभग सारे ब्रांड्स बुरी तरह फ्लॉप हो गए। उन्हें लगा कि बस शेल्फ पे रख देने से उनका माल बिकने लगेगा। लेकिन ग्राहक तो वही पुराने ब्रांड्स का सामान खरीदना चाहता था जिस पर उन्हें सालों से भरोसा था। और फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स ने भी कुछ अलग नहीं किया। पुराने ब्रांड्स जैसा ही सब कुछ था। वो सिर्फ डिस्काउंट के भरोसे अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते थे। डिस्काउंट की वजह से ग्राहक एक बार प्रोडक्ट ट्राई तो कर लेता था, लेकिन क्वालिटी खराब होने की वजह से दोबारा नहीं खरीदता था।
इन सब गलतियों की वजह से फ्यूचर ग्रुप का बहुत नुकसान हुआ और मार्च 2019 तक उनका टोजा फिर से बढ़कर लगभग 12,800 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन इन सब के बाद भी फ्यूचर ग्रुप किसी तरह टिका हुआ था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्यूचर ग्रुप की नींव हिला दी, कोविड-19। जल्द ही नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया और फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार, सेंट्रल और बाकी सारे स्टोर्स रातों रात बंद हो गए। उनकी कमाई बिल्कुल खत्म हो गई। दुकानों का किराया, कर्मचारियों की सैलरी और लोन का रीपेमेंट सब लेट होने लगा। किराया न चुका पाने के कारण बिग बाजार और बाकी दुकानों के लोकेशंस किशोर बियानी से छिनने लगे और ये स्टोर्स बंद होने लगे। आज की तारीख में रिलायंस ने इनमें से लगभग 800 लोकेशंस पर अपनी दुकानें खोल ली हैं। 2022 में बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप पर इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही शुरू कर दी और आज तक यह कार्यवाही चल रही है। मतलब आज भी फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति एक एक तोके बेची जा रही है उनका टोज चुकाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि किशोर बियानी एक बिजनेस जीनियस थे। उन्होंने पैंटालून्स, बिग बाजार और ऑफेंट्रल जैसे बिजनेस बनाए जिन्होंने भारतीय रिटेल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और उन्हें भारत का रिटेल किंग भी बना गेव। लेकिन इसके बाद उनका ध्यान भटक गया और उन्होंने हर जगह तेजी से एक्सपेंड होने के लिए हजारों तोड़ का टोज ले लिया। जैसे ही बाजार की हालत खराब हुई और महामारी आई, उनका बिजनेस साम्राज्य रेत के महल की तरह ढह गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं आपको यह वीडियो देखने की सलाह दूंगा। साथ ही स्टेबल मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में नीचे दिया गया है।